नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास एक छोटे से बगीचे में ही कितने तरह के जीव जंतु हो सकते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चलिए अपने प्लैनेट पर मौजूद जिंदगी की इस कमाल की वैरायटी, इस डाइवर्सिटी की कहानी को समझते हैं। ये जो संस्कृत का श्लोक है ना, ये बहुत खूबसूरत है और ये प्रकृति के बारे में एक बहुत गहरी सच्चाई बताता है। वो ये कि यहाँ सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक पेड़, सोचिए, वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता। और यही कनेक्शन, यही जुड़ाव आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो फिर शुरू करें। चलिए एक काम करते हैं। कल्पना करते हैं कि हम सब मिलकर एक नेचर वॉक पर, मतलब प्रकृति की सैर पर निकले हैं, और हमारा काम सिर्फ एक है, अपने आसपास की दुनिया को बस ध्यान से देखना और सुनना। और जैसे ही हम इस सैर पर निकलते हैं, हमारी सारी इंद्रियां, हमारे सारे सेंसेस जैसे जाग उठते हैं। अलग अलग पक्षियों की अपनी एक अलग चहचहाहट, फूलों की अपनी अलग अलग खुशबू, कहीं घास है, कहीं झाड़ियां, तो कहीं बड़े बड़े पेड़, उड़ती हुई तितलियां, कूदते हुए बंदर। मतलब ये कमाल की वैरायटी हर जगह है। बस जरूरत है थोड़ा रुक कर देखने और सुनने की। अच्छा, इतनी सारी वैरायटी देखने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि भाई इन सबको समझें कैसे? क्या इसमें कोई पैटर्न, कोई व्यवस्था खोजी जा सकती है? इस सवाल के बारे में एक मिनट सोचिए। मान लीजिए एक स्कूल बैग है जो किताबों और कॉपियों से भरा है। उसे कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? हम नेचुरली क्या करते हैं? एक जैसी चीज़ों को एक साथ रखते हैं, है ना? सारी किताबें एक तरफ, सारी कॉपियां दूसरी तरफ। इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। और पता है, यही सिंपल सा आइडिया, ग्रुप बनाने का, यही साइंटिस्ट्स का पहला कदम है। वो भी ठीक यही करते हैं। लिविंग थिंग्स को उनकी समानताओं और उनके अंतरों के आधार पर ग्रुप्स में बांटते हैं। और साइंस की भाषा में इसी को हम कहते हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। अब यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि नेचर ने, प्रकृति ने इन जीवों को क्लासिफाई करने में हमारी मदद के लिए कुछ पैटर्न छिपा रखे हैं। और इन सुरागों का पहला सेट हमें मिलता है पौधों में। अगर पत्तियों को हम जरा करीब से देखें तो हमें दो मेन पैटर्न नजर आते हैं। एक है जालिका रूपी, जैसा गुड़हल के पत्ते में होता है, मतलब एक महीन जाल जैसा बिछा हुआ। दूसरा है समांतर, जैसा घास या केले के पत्ते में दिखता है, सीधी सीधी पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये तो हुई पत्तियों की बात। अब जरा जमीन के नीचे चलते हैं। यहां भी जड़ों के दो मेन टाइप होते हैं। एक है मूसला जड़ सिस्टम, जिसमें एक मोटी मेन जड़ होती है, जैसे सरसों के पौधे में। और दूसरा है रेशेदार जड़ सिस्टम, जिसमें घास की तरह बहुत सारी पतली पतली जड़ों का एक गुच्छा होता है। तो पत्तियों के दो पैटर्न और जड़ों के भी दो पैटर्न। क्या लगता है, ये बस एक इत्तेफाक है या फिर इनके बीच कोई गहरा छिपा हुआ कनेक्शन भी है? और जवाब है हाँ, इनके बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। ये नेचर का एक छिपा हुआ रूल है, एक सीक्रेट कोड। जिन पौधों की पत्तियों में जाल जैसा पैटर्न होता है ना, उनकी जड़ें मूसला होती हैं। और जिनकी पत्तियों में सीधी पैरेलल लाइनें होती हैं, उनकी जड़ें रेशेदार होती हैं। है ना कमाल का पैटर्न? और ये कनेक्शन इतना पक्का है, इतना भरोसेमंद है कि साइंटिस्ट्स इसी आधार पर पौधों को दो बड़े ग्रुप्स में बांटते हैं। एक बीजपत्री, जिन्हें हम मोनोकॉट कहते हैं, और द्विबीजपत्री, जिन्हें डाइकॉट्स कहते हैं। जरा इस टेबल को देखिए। मोनोकॉट्स में समांतर पत्तियां और रेशेदार जड़ें, और डाइकॉट्स में जाल वाली पत्तियां और मूसला जड़ें। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम नेचर का कोई छिपा हुआ कोड पढ़ना सीख रहे हों। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि हम चीजों को ग्रुप कैसे करते हैं। अब जरा एक कदम आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये अंतर, ये सारी वैरायटी आखिर होती ही क्यों है। और इसका जवाब छिपा है अडैप्टेशन में। देखिए, हर जीव का अपना एक घर होता है, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में आवास या हैबिटेट कहते हैं। पर ये सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये वो पूरा माहौल है जहां उसे अपना खाना पानी, अपनी सुरक्षा, मतलब जीने के लिए जो भी जरूरी है, वो सब मिलता है। और जाहिर है, हर घर की, हर हैबिटेट की अपनी कुछ चुनौतियां होती हैं, और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए जीव अपने अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स, कुछ सुपर पावर्स डेवलप करते हैं। इन्हीं को हम अनुकूलन या एडेप्टेशन कहते हैं। ये वो चीजें हैं जो उन्हें अपने माहौल में सरवाइव करने में मदद करती हैं। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है ऊंट। हम सब ऊंट के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या ये पता है कि दो तरह के ऊंट होते हैं? एक तो राजस्थान के गर्म रेगिस्तान का ऊंट, एक कुबड़ लंबे पैर जो गर्मी और रेत के लिए बने हैं।
और दूसरा है लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान का ऊंट। 2 कुबड़, छोटे पैर, जो ठंड और पहाड़ों के लिए बने हैं। सोचिए, एक ही जानवर लेकिन अलग अलग माहौल के लिए कितने कमाल के अडैप्टेशंस। और सिर्फ जानवर ही नहीं, पौधे भी कमाल के अडेप्टेड होते हैं। रेगिस्तान में कैक्टस को देखिए, पानी बचाने के लिए उसका तना मोटा और गूदेदार हो जाता है। वहीं बर्फीले पहाड़ों पर देवदार का पेड़, उसका शेप कोन जैसा होता है ताकि भारी बर्फ उस पर रुके नहीं, फिसल कर नीचे गिर जाए। सब कुछ सर्वाइवल का खेल है। तो हमने अब तक ये देख लिया कि जिंदगी में कितनी वैरायटी है और ये अपने माहौल में कैसे ढलती है। पर इन सब का मतलब क्या है? ये सब इतना जरूरी क्यों है? इस सारी वैरायटी के लिए एक शब्द है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। और ये सिर्फ अलग अलग तरह के जानवरों और पौधों की एक लंबी लिस्ट नहीं है। नहीं, ये हमारे प्लैनेट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इसे ऐसे समझिए, हर एक प्रजाति, हर एक स्पीशीज का इस सिस्टम में एक खास रोल है। पौधे खाना और घर देते हैं, तो जानवर बीज फैलाने में मदद करते हैं, एक बैलेंस बनाए रखते हैं। ये सब एक दूसरे पर बुरी तरह निर्भर हैं। अगर एक भी स्पीशीज गायब होती है तो उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जंगल कटने जैसी वजहों से बहुत सी प्रजातियां आज खतरे में हैं। पर अच्छी खबर भी है, भारत में इन्हें बचाने के लिए बहुत ज़रूरी कोशिशें हो रही हैं। जैसे बंगाल टाइगर के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1973 से चल रहा है, और हाल ही में चीतों को फिर से भारत में बसाने का प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ है। और ये कोशिशें सच में काम करती हैं। इसका एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है केरल का साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। वहां के आम लोगों ने मिलकर एक बहुत कीमती जंगल को बांध बनने से बचा लिया। ये दिखाता है कि अगर सब साथ आ जाएं तो वाकई में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो हमने देखा कि जिंदगी की कहानी कितनी खूबसूरत है, कितनी पेचीदा है, पर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये अभी भी लिखी जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके अगले चैप्टर में हम सब मिलकर क्या लिखेंगे? इस कीमती दुनिया को, इस बायोडाइवर्सिटी को बचाने में हमारा क्या